हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर आईएएस। इस वीडियो लेक्चर में हम जो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोरोना वायरस की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम समझेंगे कि ये डिफरेंस जो हम पढ़ते हैं अक्सर न्यूज़ में, है ना, ये जो डिफरेंस आता है हमारे न्यूज़ में, जिसको बोलते हैं हम, ये कई बार आपने सुना होगा पेंडेमिक क्या होता है ना, एपिडेमिक क्या होता है और एंडेमिक क्या होता है। ये सब चीज़ें आप कई बार सुने होंगे, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। वो आपको एमसीक्यू में फंसा देंगे और बोलेंगे इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ठीक है ना। तो वहां पे हम उन चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे कि ये पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये स्टेजेस ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन है, थर्ड सेकेंड स्टेज में है, जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा इम्पोर्टेड केस क्या है ना, इम्पोर्टेड केसेस क्या है, ठीक। फिर दूसरा आपने कम्युनिटी ट्रांसमिशन सुना होगा, फिर लोकल ट्रांसमिशन सुना होगा, है ना। लोकल ट्रांसमिशन क्या होता है, फिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है। अक्सर ये चीजें हमने सुना होगा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अभी न्यूज में आ रहा है कि इंडिया थर्ड स्टेज में आ चुका है, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये आपका एंडेमिक क्या होता है ना, एंडेमिक क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा। तो ये देखेंगे कि हम आखिर ये क्या है, ये केसेस क्या होते हैं, ठीक है ना। ये आपका स्टेजेस होते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, स्टेजेस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब होता है फैलना। तो कोरोना वायरस जो है आपको बहुत सारे स्टेजेस में फैलता है, उसी को ही हम समझते हैं। जब ये उसी के अनुसार आप न्यूज में अक्सर सुनते होंगे कि भाई ये इस स्टेज में है, इस स्टेज में, तो उसका मतलब आज हम जानेंगे कि क्या होता है। फिर हम देखेंगे जूनोटिक डिसीज क्या है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये जो स्पटनिक 5 है ये देखेंगे क्या है। और फिर ये एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल में क्या डिफरेंस होता है, ये हम समझेंगे, ठीक है ना। और एक चीज और, इसके बाद मैं एक वीडियो ला दूंगा जिसमें आपको वैक्सीन में और वैक्सीन और इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी बता दूंगा मैं, ठीक है ना। कि वैक्सीन हम कब बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीवायरल क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हम समझेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ऑर्डर में यहाँ पे कुछ भी दिया है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उठाते हैं कि ये जूनोटिक डिसीज क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं सबसे पहले क्या है। अभी जूनोटिक डिसीज क्या होता है। जूनोटिक डिसीज का मतलब ऐसी डिसीजेस जो कि, जिसको हम जनरली जूनोस के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखना जूनोस नाम से भी इसको बोला जाता है। तो ये ऐसी डिसीज है जो कि एनिमल्स और पीपल्स के बीच में जो कांटेक्ट होता है ना, तो उसके कारण ट्रांसफर होते हैं, समझ में आ गया। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जूनोटिक डिसीज या फिर सिंपली जूनोस। मतलब जूनोस क्या होगा, देखो ये है एनिमल्स एक तरफ, एक तरफ होंगे आपके ह्यूमंस, ठीक है ना, ह्यूमंस। तो एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में जो ये जर्म्स का एक्सचेंज हो जाता है ना, इसमें क्या होगा, जर्म्स के एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। अब इन जर्म्स के कारण, देखो ऐसा भी हो सकता है ये जम्स इसमें है तो कोई इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इस पर जा रहा है तो बहुत ज्यादा इसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है। वैसे ही कुछ जम्स इसमें होंगे, एनिमल है इसमें दिख रहा है आपको, लेकिन एनिमल्स को कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी एनिमल है। लेकिन जब ये यहाँ पर एंट्री मारेगा ह्यूमंस में, तो वो अपना डिजास्टर्स इफेक्ट दिखाना चालू कर देगा, ठीक है ना। तो जूनोटिक डिसीज क्या होते हैं, तो बस आपको ये याद रखना है कि जूनोटिक डिसीज एक ऐसे डिसीज होते हैं जो ह्यूमन टू एनिमल का जो कांटेक्ट होता है, तो उनके कारण जो जर्म्स के एक्सचेंज होते हैं उनके कारण फैलता है, उसको क्या बोल देते हैं हम, जूनोटिक डिसीज। ये डायग्राम है, देखो यहाँ से एनिमल से जा रहा है काहे में, पीपल्स में जा रहा है, पीपल से जा रहा है काहे में, एनिमल में। तो जूनोटिक डिसीज क्या है, ऐसी डिसीज जो कि स्प्रेड होती है बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल्स, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जूनोटिक डिसीज, ठीक है ना। तो जूनोटिक डिसीज याद रख लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कोरोना वायरस क्या है, एक तरीके का जूनोटिक डिसीज है, ठीक है ना। कोरोना वायरस क्या है, ये एक तरीके का जूनोटिक डिसीज है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि ये काहे से आया है, बैट से आया है, समझ में आ गया। अब देखो, जो ये जो जम्स होते हैं, है ना, ये जो जम्स होंगे, ये जम्स मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, इनको जो कैरी करता है ना, जो इनको कैरी करता है, जहां पर ये रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स, ठीक है ना। जैसे मान लो मच्छर है ना, एक मॉस्किटो है। अब मॉस्किटो क्या कर रहा है, अपने साथ में क्या रखा हुआ है, वायरस रखा हुआ है। अब उस वायरस को जब आपको बाइट करेगा तो इंजेक्ट कर देगा, तो आपकी बॉडी में चला गया। तो दिक्कत आपको मच्छर से नहीं थी, दिक्कत आपको थी कि उसने आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर दिया, वायरस इंजेक्ट कर दिया,
है ना। अब ये वायरस अपना काम करने लगेगा। वायरस कैसे काम करते हैं ये सब हमने ऑलरेडी समझ लिया है। तो यहाँ पर मॉस्किटो को मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, वेक्टर, है ना, वेक्टर्स, ठीक है ना। वेक्टर्स मतलब जो कैरियर होते हैं, जो कैरियर का काम करते हैं, जो इसको होस्ट करते हैं, उसको क्या बोल देते हैं हम, वेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये याद रखना, वेक्टर क्या होते हैं, कैरियर क्या होते हैं, कैरियर मतलब जो उसको कैरी करते हैं, ठीक है ना, जो कि वेक्टर होते हैं, ठीक है। और दिक्कत किससे होती है हमको, ये वायरस और जो भी बैक्टीरिया, वायरस, जो भी पैरासाइट्स जो भी होते हैं, ठीक है ना। अब जूनोटिक डिसीज हमने समझ लिया। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये आपका जो अलग अलग स्टेजेस में ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है। अब मान लेते हैं कि भाई एक वायरस आ गया मेरी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, ये वायरस एंट्री हो गई इसकी, ये एंट्री कर गया बॉडी के अंदर, एंट्री बॉडी के अंदर, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ये मान लो एक रीजन में फैलना चालू हो गया, ठीक है ना, एक छोटे से रीजन में फैलना चालू होगा, जैसे वुहान सिटी में फैलना चालू हो गया, ठीक है ना, वुहान सिटी में चालू हो गया था फैलना। अब क्या किया, लोग वुहान पे ट्रेवल कर रहे हैं, वुहान के ट्रेवल करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने अपने घर में जाएंगे, है ना। वुहान में ट्रेवल कर लिया, अब वुहान में ट्रेवल करने के बाद वो क्या कर रहे थे, अपने अपने जो भी जहां जहां जिस जिस कंट्री से आ रहे थे, तो वहां पे जा रहे थे, ठीक है ना। अब ये व्यक्ति जो वहां पे जाएंगे, तो ये उसको भी तो ट्रांसमिट करेंगे, वहां पे फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे, हाँ बिल्कुल फैलाएंगे। तो ये जो पहला केस होता है, समझ में आ गया, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, इंपोर्टेड केसेस। इंपोर्टेड केसेस समझ में आ गया, ये जो पहला केस है इसको डायरेक्ट केसेस भी बोलते हैं, इसको इंपोर्टेड केसेस भी बोलते हैं। इंपोर्टेड केसेस मतलब ये हमारे देश में नहीं उठा है, हमारे देश में नहीं आया, ये बाहर से आ रहा है। और बाहर से कौन आ रहा है, कोई भी फॉरेन टूरिस्ट जो हमारे देश में आ रहा है, किसी भी काम के, किसी भी पर्पस के लिए आ रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, किसी भी पर्पस के लिए आ रहा है, लेकिन हमारे देश में क्या लेके आ रहा है, वो हमारे देश में वो वायरस लेके आ रहा है। तो हमारे देश में ये कैसे फैल रहा है, उसका पहला स्टेज क्या होता है, इंपोर्ट हो रहा है, मतलब हमारे देश में हुआ नहीं है, उसको हम कहां से ला रहे हैं, बाहर से। कौन ला रहा है, टूरिस्ट ला रहा है। कौन ला रहा है, फॉरेनर ला रहा है, या फिर हमारा ही कोई व्यक्ति जो वुहान गया होगा घूमने, वहां से वो केस को ला रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट कर रहे हैं हम। तो ये क्या हो गया, इंपोर्टेड केसेस हो गया, समझ में आ गया ना। इंपोर्टेड केसेस के बाद जो सेकंड स्टेज होता है, जिसको हम बोलते हैं लोकल ट्रांसमिशन। लोकल ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, अब देखो, ये जो भी व्यक्ति बाहर से ये व्यक्ति था, ये बाहर से लेके आया था कोरोना वायरस, ठीक है ना। अब इसके कांटेक्ट में मान लेते हैं 5 लोग आए थे, इससे कांटेक्ट में, है ना, इसके कांटेक्ट में 5 लोग आए थे, इनको भी कोरोना वायरस हो गया, ठीक है ना। तो ये जो पहला केस था जो बाहर से लेके आया था, ये स्टेज 1 कहला गया। और उसके बाद ये जो 5 लोग उसके कांटेक्ट में आए थे, ये क्या कहला जाएंगे, लोकल ट्रांसमिशन कहला जाएगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं, जो भी फॉरेन से आया था व्यक्ति, है ना, जैसे मान लो कि भाई फॉरेन का व्यक्ति आया है, उसने कैब बुक किया, अब कैब में ड्राइवर को वो सिम्टम हो गए, तो वो क्या कहला जाएगा, वो इसके कांटेक्ट में आया था, इसलिए क्या हो गया, उसको, इसलिए वो क्या हो गया, आपका फैलने लगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं लोकल ट्रांसमिशन, समझ में गया। लोकल ट्रांसमिशन, गवर्नमेंट क्या बोलती है अभी कि हम लोकल ट्रांसमिशन में हैं, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स अब ये दावा करती है कि हम यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे एंटर हो चुके। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में देखो, ट्रेस करना मतलब कांटेक्ट ट्रेसिंग बोलेंगे। जब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आसान लग जाएगा ना, सबसे आसान रहेगा पता लगाना, बाहर से जो आ रहा है एयरपोर्ट पे ही चेक कर लो और उसको देख लो, तो वहां से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जो ये आपका सेकेंड स्टेज होगा, इसको थोड़ा सा ट्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। अब टैक्सी वाले के साथ आया है कांटेक्ट में, तो उसको पता करना तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी यहाँ पर हम ट्रेस कर सकते हैं ना, यहाँ पर कांटेक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल है, यहाँ पर भी हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अपनी फैमिली मेंबर के साथ होगा, घूमने गया था, तो अब उसकी फैमिली मेंबर के साथ वो कांटेक्ट में आएगा, तो उस फैमिली मेंबर को भी पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई इनमें आया है। फिर अगर उसकी फैमिली मेंबर भी किसी से मिली है, तो उससे पूछ लेंगे कि आप किससे किससे मिले हो, बता दो। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल है, समझ में गया। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में तो पता लगाना ईजी होता है, पता करना सरल होता है, लेकिन दिक्कत कहाँ से आती है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अब देखो, अब क्या होगा, अब ये पांच लोग भी अगले पांच पांच लोगों के संपर्क में आ गए, फिर वो ये सब 5 के संपर्क में आ गए, ये 5 के संपर्क में आ गया, फिर वो अगले 5 के संपर्क में आ जाएगा, वो अगले 5 के संपर्क में आ जाएगा। मतलब अब हम पता नहीं लगा सकते, अब हमको बहुत डिफिकल्टी हो गई है, मतलब अब ये बहुत खतरा हो गया, अब ये ट्रांसमिशन रुकने वाला नहीं है, ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो इसको क्या बोलेंगे, अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन। मतलब अब यहाँ पर पता लगाना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थोड़ा सा
डिफिकल्ट क्या, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, तो इस केस में हम बोल देते हैं ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो हम पता नहीं लगा सकते, समझ में गया ना, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर तो हम ये भी नहीं बता सकते कि भाई, यहाँ पे तो हम पता कर सकते थे ना कि आप उन्हीं के कांटेक्ट में आए हो जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही होगी, पर यहाँ पर तो हमको पता ही नहीं कि भाई मैं किस ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी नहीं पता हमको, मैं किसके कांटेक्ट में आया हूँ ये भी नहीं पता चलेगा, और जो कांटेक्ट ट्रेसिंग है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कम्युनिटी ट्रांसमिशन। और लास्ट में होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब ये तो भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब आप इसको रोक ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया को ये कवर करेगा, जो इन्फेक्शन होगा वो वाइड स्प्रेड होगा, सडनली होगा, मैसिव होगा, समझ में आ गया, और बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करेगा, समझ में आ गया ना। और ये कब होता है, ये कब होता है, जब मतलब आप पूरी नेग्लिजेंस शो कर दियो, जब बहुत लेट हो जाता है, आप ढंग से टैकल नहीं कर पाए हो, तब ये सब होता है, समझ में आ गया ना। तो जैसे कि जब चाइना में इतना ज्यादा फैल गया, पहले वो सोचा होगा कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अब वो कंट्रोल नहीं कर पाया और पूरे दुनिया में फैल गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो अब अनकंट्रोलेबल हो गया, अब उसको रोकना मतलब इम्पॉसिबल है पूरी तरीके से, है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, एपिडेमिक। तो ये स्टेजेस होते हैं अलग अलग आपके ट्रांसमिशन के, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक तो पॉसिबल हो जाता है पता लगाना, लेकिन यहाँ से पॉसिबल नहीं। यहाँ पर तो फिर भी बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो कुछ कर भी सकते हो, लेकिन इस स्टेज में तो कुछ भी नहीं कर सकती सरकार, अब आपके हाथ में कोई चीज है ही नहीं, समझ में आ गया ना। यहाँ पर ही एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सबके बेसिक फंडा जो था मैंने आपको बता दिया है। एग्जांपल एक बार आप इसकी पीपीटी पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। एपिडेमिक जैसे आप देखते हैं कि वर्ल्ड में जैसे ईरान, इटली, स्पेन, इनमें क्या हो गया था, एपिडेमिक हो गया था, समझ में, एपिडेमिक फैल गया था। तो उसी के आधार पर एक चीज और देखते हैं कि ये डिफरेंस क्या होता है ना। हम ये पढ़ते हैं कि भाई किसी को हम एंडेमिक बोल देते हैं, किसी को एपिडेमिक बोल देते हैं, किसी को पेंडेमिक बोल देते हैं, ये क्या होता है। अब ये सवाल लेते हैं कि भाई ये क्या होता है, पेंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, और ये एंडेमिक क्या है ना। तो यहाँ पे समझो, देखो एक छोटा सा रीजन ले रहा हूं मैं, ये एक छोटा सा रीजन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसमिशन चालू है ना, यहाँ पर ट्रांसमिशन है, मतलब यहाँ पर कोई चीज वायरस या फिर वो डिसीज क्या हो रही है, फैल रही है ना, ये फैल रही है। लेकिन यहाँ पे जो केसेस है ना, केसेस है वो बढ़ नहीं रहे हैं उतना ज्यादा, है ना। मतलब यहाँ पर केसेस के जो राइज है वो नहीं है, केसेस कैसे हैं, आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट देखने को मिलेंगे, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, केसेस कांस्टेंट है, ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो केस भी है वो कन्फाइंड होगा एक छोटे से रीजन में, है ना, कन्फाइंड विद इन द रीजन, विद इन द रीजन, ये एक रीजन से दूसरे रीजन में फैल नहीं रहा है, उसी रीजन में कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं हमको, है ना। और ट्रांसमिशन तो हो रहा है, फैल रहा है, लेकिन वो एक ही रीजन में फैल रहा है, मतलब अपने ही एक छोटे से एरिया में फैल रहा है, और इंटर रीजन नहीं हो रहा, मतलब एक दूसरे से एक रीजन से दूसरे रीजन में उसका ट्रांसफर देखने को नहीं मिलता है, वो किसी लोकल कंडीशन के कारण ऐसा हो रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंडेमिक। ये क्या होगा, ट्रांसमिशन तो हो रहा है वहां पे, वहां के लोगों को ही हो रहा है जो वहां पर रह रहे हैं, समझा क्या, बट जो नंबर ऑफ केसेस है वो लगभग कांस्टेंट देखने को मिलेगा, इसमें राइज नहीं देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, समझा क्या। उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोलेंगे एंडेमिक। फिर एपिडेमिक क्या है, यहाँ पर जो केसेस है, केसेस में जो राइज होगा, है ना, केसेस में राइज बहुत तेजी से देखने को मिलेगा, एक्सपोनेंशियली देखने को मिलेगा, प्लस ये इंटर रीजन बहुत तेजी से फैलने लगेगा। इंटर रीजन मतलब अपने आपस के जो आसपास के रीजन है उनमें भी बहुत तेजी से फैलने लगेगा, है ना। नंबर ऑफ केसेस क्या हो रहे हैं, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, ये इवेंट जो होता है एक्टिवली स्प्रेड हो रहा है, ठीक है ना, और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। एंडेमिक में मैंने एपिडेमिक में मैंने आपको क्या बताया, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बहुत तेजी से फैलने लगता है, केसेस बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने लगते हैं, आज 100 है कल 1000 होंगे, परसों 10,000 होगा, 1,00,000 होगा, ये क्या होता है, एपिडेमिक होता है। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सिचुएशन एपिडेमिक में, और कवरेज बढ़ने लगता है, केसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ज्यादा बड़ा एरिया कवर करने लगता है, ये एक रीजन से दूसरे रीजन, दूसरे रीजन से तीसरे रीजन, तीसरे रीजन से चौथे रीजन, मतलब एक सब कॉन्टिनेंट लेवल पर, और इवन ये सब देखो पूरे कंट्री लेवल पर ये मिल जाएगा आपको, है ना, पूरी कंट्री लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। आपको हो सकता है ये सब कॉन्टिनेंट लेवल पर देखने को मिले, और ये भी हो सकता है कि आपको कॉन्टिनेंट लेवल पर देखने को मिले, है ना, इतना ज्यादा ये बढ़ गया हो,
तो उसको क्या बोल देंगे हम, वो हो जाएगा आपका एपिडेमिक हो जाएगा। वहीं पर हम पेंडेमिक किसको बोल रहे हैं, पेंडेमिक मैं बोल रहा हूँ, पेंडेमिक कब होता है, जब ये एक तरीके का एपिडेमिक ही है। एपिडेमिक मतलब सिचुएशन वही है कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कवरेज धीरे धीरे पूरा एरिया को फैल रहा है, लेकिन इसका कवरेज जो होता है ना पेंडेमिक का, एपिडेमिक से भी ज्यादा होता है। एपिडेमिक में मैंने क्या बताया, कंट्री हो सकती है, सब कॉन्टिनेंट हो सकता है और इवन कॉन्टिनेंट हो सकता है, लेकिन पेंडेमिक में तो ग्लोबल कवरेज होने लगता है, मतलब पूरे दुनिया की सारी कंट्री, ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट में ये देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका को भी कवर किया है, साउथ अमेरिका को भी, अफ्रीका को भी, एशिया को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, है ना, ओशियनिया को भी, मतलब यहाँ पर ग्लोबल कवरेज है, मतलब कि पूरा एंटायर वर्ल्ड है, सारे नेशन में, है ना, होल कंट्री होल नेशन को अफेक्ट करता है, सारे को कवर करने लगे, लगभग ग्लोबल कवरेज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं, पेंडेमिक बोलने लगते हैं। समझ में आ गया ना, केसेस सिचुएशन वही है, सिचुएशन मतलब एंडेमिक सिचुएशन है, एंडेमिक बोल रहा हूँ, एपिडेमिक सिचुएशन है मतलब केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहे हैं, कवरेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पूरे वर्ल्ड को ये चपेट में ले रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोल देते हैं हम क्या, तो उसको याद रखना पेंडेमिक बोलते हैं। मतलब ये है आपका एंडेमिक, एंडेमिक के बाद आता है आपका एपिडेमिक, उसके बाद आता है आपका पेंडेमिक, ये पेंडेमिक है, ये आपका एपिडेमिक है और ये आपका एंडेमिक है। एंडेमिक एक ही रीजन में रहता है, ज्यादा फैलता नहीं है, एपिडेमिक फैलना चालू होता है और तेजी से फैलना चालू होता है, पेंडेमिक में आपका ग्लोबल कवरेज हो जाएगा। समझ में आएगा, तो ये डिफरेंस है इन तीनों में, याद रखना, ठीक है ना। तो ये हमने स्टेजेस ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया, हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया, हम लोगों ने जूनोटिक डिसीज देख लिया है। अब देख लेते हैं स्पुतनिक 5 क्या है, ठीक है ना। ये स्पुतनिक 5 क्या है, तो आपको मैंने बताया कोविड की जो वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन में जो 3 न्यूज में चल रही है, 3 न्यूज में कौन कौन सी चल रही हैं, इंडिया की याद रखना है, कोवैक्सीन ऑलरेडी हमने ये देख लिया है कैसे काम करती है, क्या है ये चीज हमने समझ लिया। नेक्स्ट आपको मैंने ये भी बता दिया है, एक आपको बताया था मैंने कि भाई एक और वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रही है, इसके बारे में मैंने आपको नाम बताया था, आपको उसको पता करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका नाम क्या है। इनफैक्ट वो सबसे आगे रेस में चल रही है ना, एडिनो वायरस का वो यूज करती है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मॉडिफाई करके उसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझा दी है। आपको पता लगाना है कि कौन सी वैक्सीन है, वो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने उसके बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाया है। आपको पता लगाना है वो कौन सा है, वो एडिनो वायरस पे काम करता है, ये सब चीजें मैंने समझा दिया, एक बार आप इसको पता लगाइए और बताइए कि कौन सा है। अब ये जो थर्ड वैक्सीन है जिसको मैं बोल रहा हूँ स्पुतनिक, ठीक है ना, ये स्पुतनिक क्या है, ये भी एक तरीके की कोविड वैक्सीन है। इसके अलावा मैंने आपको डेक्सामेथासोन बताया था, मैंने आपको रेमडेसिविर बताया था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बताया था, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि कोविड की वैक्सीन नहीं है, लेकिन कोविड के केसेस में उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंस याद रख लेना, एक चाइना की भी वैक्सीन है, उसका भी नाम आपको पता करना है, वो अभी मिलिट्री के लिए दिया गया है, मिलिट्री के लिए, तो वो बस ऐसे पूछेगा कि रिसेंटली ये न्यूज में था, ये काहे से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैक्सीन है कि क्या है। और ये बेसिक कंसेप्ट जो एडिनो वायरस वगैरह ये सब क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, वहां पर आप देख लेना। स्पुतनिक 5 क्या है, स्पुतनिक 5 वैसी सेम टू सेम वही प्रिंसिपल पे काम करती है जिस पर ये ऑक्सफोर्ड की दवाई काम करती है, एडिनो वायरस में। समझ में आ गया, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एडिनो वायरस को लेते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको ऐसा तैयार करते हैं ताकि वो सार्स कोव 2 की वायरस की तरह बिहेव करे, और उसको थोड़ा सा वीक कर देते हैं ताकि वो जाकर के मल्टीप्लाई ना करे, रेप्लिकेट ना करे हमारी बॉडी में और उतना घातक ना हो जाए, लेकिन वो एज अ कोरोना वायरस ही बिहेव करे हमारी बॉडी में, तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करे, उसको उसके प्रति रेस्पॉन्स डेवलप कर ले, है ना, हमारा इम्यून सिस्टम उसको समझ ले और उसका प्रति रेस्पॉन्स जो है उसको तैयार कर ले, उसी के लिए ही ये वाला पूरा सिस्टम काम करता था, एडिनो वायरस का यूज करते थे। क्या कंसेप्ट था, लास्ट लेक्चर में जाओ आपको मिल जाएगा सब कुछ, बहुत डिटेल में ये चीजें मैंने बताई थी। सेम उसी चीज में ही, उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है स्पुतनिक 5। तो स्पुतनिक 5 क्या है, पहली बात ये स्पुतनिक कहां से आया है, तो स्पुतनिक क्या है, स्पुतनिक ये रसिया की पहली सैटेलाइट थी जो रसिया ने लॉन्च किया था, अब वो मेरे हिसाब से 1956 और 1957 में उसको लॉन्च किया गया था, उसी के नाम पर, उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए इन्होंने स्पुतनिक 5 नाम दिया है। इस वैक्सीन को किसने बनाया है, तो मॉस्को की एक कंपनी है, ये जो लिखा है गैमालेय इंस्टीट्यूट,
ठीक है ना, इसने बनाया है, काहे से कोलैबोरेट किया है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, और फिर इस वैक्सीन को डेवलप किया है। ये वैक्सीन काहे पर बेस्ड है, तो मैंने आपको बताया था कि ये सार्स का जो डीएनए है, कायदे से हम इसको डीएनए ना बोल करके क्या बोले, आरएनए बोले, क्योंकि उसमें डीएनए नहीं है, सार्स कोव में क्या है एक्चुअली में उसका आरएनए होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आरएनए वायरस है। तो उसका जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या किया, उसका जेनेटिक मटेरियल को हमने इसमें इंसर्ट किया, किसके में, एडिनो वायरस में। और एडिनो वायरस कहाँ है, ये चिंपैंजी में मिलता था, मैंने आपको बताया था, उसमें कॉमन कोल्ड करता है, उनको कॉमन कोल्ड का वायरस है ये, उसमें हमने इंसर्ट किया और उसको एडिनो वायरस को ऐसा तैयार किया ताकि हम देखो हमारी बॉडी कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स करे, डेवलप, है ना, यही हम चाहते हैं। लेकिन अगर हम कोरोना वायरस इंसर्ट कर देंगे तो फिर तो वही दिक्कत हो गई, तो चांसेस फेटेलिटी रेट बहुत ज्यादा हो गए उसके। तो हम क्या करेंगे, हम एडिनो वायरस का यूज करेंगे, इसको ऐसा बिहेव, मतलब ऐसा चेंज कर देंगे, ऐसा तैयार कर देंगे कि ये कोरोना वायरस की तरह बिहेव करे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये सार्स कोव का डीएनए मटेरियल इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। जब हम सार्स कोव का डीएनए मटेरियल इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये मिमिक करेगा किसकी तरह, सार्स कोव 2 की तरह। तो हमारी बॉडी भी इसके प्रति इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेगी, क्योंकि ये उतना घातक तो रहेगा नहीं। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक बार तैयार हो जाए तो फ्यूचर में कभी भी अगर कोरोना वायरस का अटैक होता है तो हमारी बॉडी उस चीज को समझ जाएगी। जब समझ जाएगी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, है ना, हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने में सक्षम हो जाएगा। तो यही तो हम चाह रहे हैं। तो इस वैक्सीन में हम यही चीज कर रहे हैं। इस वैक्सीन में हम ये मॉडिफाइड वैक्सीन तैयार करेंगे, उसको हमारी बॉडी में डालेंगे, और हमारी बॉडी ये वैक्सीन क्या करेगी, हमारी बॉडी में जाकर के हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको तैयार कर देगी, ताकि वो फ्यूचर में अगर कोरोना का अटैक हो तो उससे लड़ सके, ठीक है ना। वैक्सीन में क्या करते हैं हम, यूज वीकेंड वायरस को यूज करते हैं ना, याद रखना, स्ट्रॉन्ग वायरस नहीं है, मैंने आपको बता दिया कौन सा वायरस, ये एडिनो वायरस। और उसमें क्या हम डिलीवर कर रहे हैं, ये जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मतलब इस केस में पैथोजेंस ना हो करके वायरस ले रहे हैं हम, कौन सा, सार्स कोव 2, ठीक है ना, सार्स कोव 2 इसको ले रहे हैं, ठीक है ना, ये सार्स कोव 2 को ले रहे हैं। इस पैथोलॉजी को ये जाकर के क्या करेगा, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, ताकि वो फाइट कर सके और रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम ये जो कोरोना वायरस है उसका एस एंटीजन को ले रहे हैं, उस एंटीजन को मॉडिफाई कर रहे हैं और एडिनो वायरस में इंसर्ट कर रहे हैं, और उसको फिर एंटर कराते हैं हम ह्यूमन बॉडी में, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो, रेस्पॉन्स करे, समझ में गया ना। ठीक है ना, तो याद रख लेना क्या कर रहा है, ये एडिनो वायरस का यूज करता है, ये सब याद रख लेना, ठीक है ना। अभी रशियन ऑफिशियल्स ने क्या बोला है, रशियन ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि भाई इसका प्रोडक्शन जो है, वो जो क्लिनिकल ट्रायल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, इसका प्रोडक्शन जल्दी ही चालू हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला है कि भाई ये अक्टूबर में इसका प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन चालू हो जाएगा इस वैक्सीन का, और ये 2021 तक के आसपास आपका पूरा मार्केट में आ जाएगी ये वायरस, ठीक है। अब कंसर्न इससे रिलेटेड क्या है कि भाई अभी कुछ दिन पहले तो ये बोल रहा था कि ये क्लिनिकल ट्रायल, याद करो मैंने आपको बताया था क्लिनिकल ट्रायल का 3 स्टेज होता है, तो उसके सेकेंड स्टेज में है। तो अभी ये अचानक से बोल दिया कि हम तैयार हैं, तो मतलब इसने थर्ड स्टेज जो होता था, है ना, थर्ड जो क्लिनिकल स्टेज नहीं, थर्ड फेज जो होता था आपका क्लिनिकल ट्रायल का, क्या उसको परफॉर्म किया है, क्या उसके बिना परफॉर्म किए इसने पूरी वैक्सीन निकाल दी, समझा क्या ना। तो ये कुछ चीजें इशूज हैं, खैर वो सब चीजें कोई काम की चीज नहीं है, जब तक आप एग्जाम दोगे तब तक वो इररिलेवेंट हो जाएगी चीजें, ठीक है। लेकिन याद रख लो कि हाँ ये क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन बनाया है ये याद रख लेना, स्पुतनिक क्या है ये भी याद रख लेना, फर्स्ट सैटेलाइट है कहाँ का, रसिया का, जो यूएसएसआर उस समय होता था, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमको कि ये एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल में क्या होता है। तो याद रख लेना एंटीबायोटिक्स क्या करता है, एंटीबायोटिक्स काहे के लिए होती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होते हैं, है ना, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है ना। और ये एंटीवायरल, वायरल लिखा है तो समझ जाओगे आप, ये वायरल इन्फेक्शन के लिए, है ना, वायरल इन्फेक्शन के लिए, मतलब ये जो इन्फेक्शन जो वायरस से होता है उनसे रिलेटेड है ये, ठीक है ना, उनको मतलब ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है। अब याद रखना एंटीबायोटिक्स क्या करती है, एंटीबायोटिक्स या तो बैक्टीरिया को जाकर के खत्म कर देगी, या तो प्रिवेंट करेगी हमारी बॉडी को, ताकि ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है बैक्टीरिया का वो ना हो पाए, या तो मार देगी, और या तो मार नहीं पा रही है तो क्या करेगी, मार नहीं पा रही है तो वो ये ऐसा कर देगी कि भाई ये जो बैक्टीरिया है उनका रिप्रोडक्शन ना हो, हमारी बॉडी में ग्रोथ ना हो, इतना कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो आपका एंटीवायरल होता है, एंटीवायरल क्या करता है, किल नहीं करता, ये याद रख लेना, वायरस को, समझ में गया ना, ये किल नहीं कर पाता वायरस को, बस क्या करेगा, सप्रेस कर देगा उनका रिप्रोडक्शन को, मतलब एंटीवायरल मारता नहीं है वायरस को, ये बात रख लेना। एंटीबायोटिक्स मार देती है उसको, किसको, बैक्टीरिया को,
समझ में क्या? और वो मार भी सकती है और नहीं भी मार सकती, दोनों है, लेकिन ये मार नहीं सकती, इसमें ये कॉमन चीज है। समझ में क्या? उसको किल नहीं करती है, बस उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करता है, उसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती है और कमजोर कर देती है, ताकि उसका रिप्रोडक्शन ना हो। समझ में क्या ना? ठीक है ना? और दोनों को ही काम करने के लिए आपको पता है कि पूरा फुल प्रिस्क्राइब डोज लेना पड़ता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जो बोलते हैं कि आपको वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें आपको एंटीवायरल या जब भी एंटीबायोटिक दिया जाता है पूरा कोर्स लेना पड़ता है। अगर आप पूरा कोर्स नहीं लेते हो तो आपको पता है कि वो बीमारी आपकी ठीक नहीं होती है और आप प्रॉब्लम में रहते हो। ठीक है ना? डिफरेंस याद रख लेना। और वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन और इसमें क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, ये अब अपन आगे देख लेंगे। ठीक है ना? वैक्सीन के जो डेवलपमेंट ऑफ स्टेज होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे डेवलपमेंट होता है। अभी के लिए वैक्सीन का शॉर्ट में समझ लो क्या, कि वैक्सीन हमेशा के लिए होता है ना? ये हम हमेशा के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को तैयार कर देती है ना? ये दोनों कब तक परफॉर्म करते हैं, जब तक वो वायरस जो भी हमारी एंटीबॉडी जब तक हमारी बॉडी में इंस्टिगेट करेगा वो रहेगा, तब तक ये परफॉर्म करेंगे, अपना काम करेंगे। जब तक ये हमारी बॉडी में इंसर्ट कर दिया गया है, जब तक एंटीवायरल जो भी हम यूज कर रहे हैं या एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, जब तक हमारी बॉडी में ये रहेंगे तब तक ही एक्शन में रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड वैक्सीन एक बार लग गई तो फ्यूचर के लिए भी आपको तैयार कर दिया जाता है ना? क्यों? क्योंकि वैक्सीन क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को उसके में जाकर के समझो कि कोडिंग में एक फीड कर देता है कि भैया अगली बार से ऐसा कुछ अटैक होगा तो तुमको ऐसे ऐसे लड़ना है। ये वैक्सीन वैसे तैयार कर दी, तो फ्यूचर में कभी भी कोई अटैक होता है तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसको क्या कर देती है, समझ जाती है। ठीक है ना? तो ये बात याद रख लेना आप कि भाई क्या होता है इसमें। ठीक है? इम्यून सिस्टम को हमेशा के लिए तैयार कर देती है वैक्सीन, हमेशा के लिए ही हमको इम्यून कर देती है, हमारी इम्यूनिटी डेवलप करती है। एंटीवायरल एंटीबायोटिक क्या करती है, जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन अटैक होता है, इन्फेक्शियस जो भी इन्फेक्शन होता है, तो जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीवायरल लेते हैं, डोज कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो अपना काम कर देती है, उनको डिफीट कर देती है। लेकिन फ्यूचर का अगर हम बात करें, फ्यूचर के केस के लिए, तो उसमें हमको पता होगा उसके लिए हमको फ्यूचर में भी वो चीजें हमको अटैक कर सकती है अगर हम एंटीबायोटिक्स और ये लेते हैं एंटीवायरल। लेकिन अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो फ्यूचर में चांसेस हमारे खत्म हो जाते हैं उस चीज। ठीक है ना? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा बेसिक याद रखना, एमसीक्यू में ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना? तो अभी के लिए इतना ही है इस लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।